तो द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम जीवन के इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं। आज हमारे पास एक बेहद खास सामग्री है, जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स के मास्टर रिवीजन नोट्स, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए 100% एनसीईआरटी आधारित हैं। और हमारा आज का मिशन एकदम स्पष्ट है। हम इस पूरे दस्तावेज को लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और उसे आसान भाषा में डिकोड करेंगे। मतलब एक तरह से ये परीक्षा की तैयारी के लिए एक संपूर्ण ऑडियो क्लास होने वाली है। बिल्कुल, कोई भी हिस्सा छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले पेज से शुरुआत करते हैं। दस्तावेज की पहली ही हेडिंग में 6 श्रेणियों को उनके कार्यों के साथ ब्रैकेट में कुछ इस तरह लिखा गया है। मैं पढ़ता हूं। डैश कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रैकेट में ऊर्जा का स्रोत। डैश प्रोटीन, ब्रैकेट में शरीर की निर्माण इकाई। डैश एंजाइम, ब्रैकेट में जैविक उत्प्रेरक। डैश विटामिन, ब्रैकेट में स्वास्थ्य रक्षक। डैश न्यूक्लिक अम्ल, ब्रैकेट में डीएनए या आरएनए आनुवंशिकी। और अंत में डैश हार्मोन, ब्रैकेट में रासायनिक संदेशवाहक। और इसके ठीक नीचे एक बहुत ही सुंदर डायग्राम है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बीच में एक इंसानी दिमाग बना हुआ है और उससे अलग अलग रंगों की शाखाएं निकल रही हैं। अच्छा, ये शाखाएं तो बिल्कुल डीएनए जैसी दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, डीएनए की घुमावदार संरचनाओं जैसी ही। और इन शाखाओं के सिरों पर वे ही 6 जैव अणु जुड़े हुए हैं जिन्हें अभी पढ़ा गया। मतलब ये डायग्राम साफ बता रहा है कि ये 6 अणु अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर हमारे शरीर को चलाते हैं। बहुत खूब। अब दूसरे पेज पर आते हैं, जहां कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। परिभाषा लिखी है, ध्रुवण घूर्णक, ब्रैकेट में ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं। हाँ, आगे इसका सामान्य सूत्र भी लिखा है, CH2OY, और अपवाद में रमनोज और एसिटिक अम्ल दिए गए हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी और ध्रुवण घूर्णक जैसे शब्दों का आसान मतलब क्या होगा? देखिए, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, जैसे क्लास में समझते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का सीधा मतलब है कि इसमें बहुत सारे OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह लगे हैं। मतलब एक से ज्यादा OH समूह। बिल्कुल। और इसके साथ एल्डिहाइड या कीटोन जुड़ा होता है। रही बात ध्रुवण घूर्णक की, तो इसका मतलब है प्रकाश के साथ खेलना। अगर इन रसायनों के घोल से प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो ये उसे दाईं या बाईं तरफ मोड़ देते हैं। ओह, समझ गया। और वो जो सूत्र है CXH2OY, उसका क्या मतलब है? शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगता था कि ये सिर्फ कार्बन और पानी के मिश्रण है, इसलिए ये सूत्र बना। लेकिन रमनोज जैसे रसायनों ने इस नियम को तोड़ दिया, इसलिए उन्हें अपवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे एक नोट बॉक्स है जो शर्करा के प्रकार बताता है। मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूं। डैश अपचाई शर्करा यानी रिड्यूसिंग शुगर, जो फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर दें। ब्रैकेट में सभी मोनोसैकेराइड, माल्टोस, लैक्टोस। हाँ, और दूसरा प्रकार? दूसरा है डैश अनपचाई शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो अपचयित न करें। उदाहरण सुक्रोज। इसके बाद एक फ्लो चार्ट है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, जल अपघटन नहीं होता। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज। नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड, 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां देते हैं। उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज। नंबर 3 पॉलीसैकेराइड, बहुत सारी इकाइयां देते हैं। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज। तो अपचाई और अनपचाई का मतलब बस इतना है कि वे लैब में फेलिंग और टॉलिन रसायनों को तोड़ पाते हैं या नहीं। लेकिन ये जो वर्गीकरण है ना, ये पूरी तरह से आकार पर निर्भर है। आकार पर? वो कैसे? मोनोसैकेराइड सबसे छोटे हैं, पानी डालकर इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। ओलिगोसैकेराइड बीच के हैं और पॉलीसैकेराइड एक बहुत लंबी चेन है जिनमें हजारों इकाइयां होती हैं। अच्छा, अगर हम इसे ऐसे सोचें कि कार्बोहाइड्रेट्स शरीर का ईंधन है, तो क्या मोनोसैकेराइड्स तुरंत जलने वाले ईंधन है और पॉलीसैकेराइड्स एक तरह का रिजर्व टैंक? अरे वाह, बिल्कुल सटीक उपमा है। हमारा पाचन तंत्र बड़े पॉलीसैकेराइड्स को तोड़कर छोटे मोनोसैकेराइड्स में ही तो बदलता है ताकि तुरंत ऊर्जा मिल सके। बेहतरीन। तो अब पेज 3 पर चलते हैं, जो ग्लूकोज की गहराई में ले जाता है। हेडिंग है ग्लूकोज C6H12O6, संरचना और प्रमाण। इसे पढ़ते हैं। डैश ये एक एल्डोहेक्सोज है, एल्डिहाइड प्लस 6 कार्बन। डैश इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डैश बनाने की विधि, सुक्रोज या स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ उबालकर। नाम ही सब बता देता है।
एल्डो मतलब एल्डिहाइड और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन। गन्ने की चीनी को हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबालने पर यही बेसिक ग्लूकोज बनता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन बॉक्स है जिसमें ग्लूकोज की खुली श्रृंखला के 5 बड़े प्रमाण दिए गए हैं। मैं पहला पढ़ता हूं। 1 HI के साथ गर्म करना, तीर का निशान N हेक्सेन बनता है। प्रमाण है कि 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में हैं। इसे एक फॉरेंसिक जांच की तरह देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ताकतवर है। जब ग्लूकोज को इसके साथ गर्म करते हैं तो ये सारी ऑक्सीजन छीन लेता है और जो N हेक्सेन बचता है वो एक सीधी रेखा है। ये साबित करता है कि 6 कार्बन एक सीधी कतार में है। क्या बात है। दूसरा प्रमाण है 2 NH2OH/HCN, तीर का निशान ऑक्साइन या साइनोहाइड्रिन बनता है। प्रमाण है कि कार्बोनिल समूह मौजूद है। हाँ, ये रसायन कार्बोनिल समूह को ढूंढने के विशेषज्ञ हैं। इनके साथ प्रतिक्रिया पक्का कर देती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह छिपा है। लेकिन वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन, इसके लिए तीसरा प्रमाण है 3 ब्रोमीन जल ब्रैकेट में माइल्ड ऑक्सीडेशन, तीर का निशान ग्लूकोनिक अम्ल। प्रमाण है कि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है। बिल्कुल, ब्रोमीन जल बहुत हल्का होता है। वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडेट कर सकता है, कीटोन को नहीं। चौथा प्रमाण पढ़ता हूं। 4 एसिटिक एनहाइड्राइड, तीर का निशान ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। प्रमाण है कि 5 OH समूह मौजूद हैं। पेंटा मतलब 5। अगर ग्लूकोज 5 एसिटेट समूहों को जोड़ रहा है तो साफ है कि उसके पास पहले से 5 OH समूह मौजूद थे। और आखिरी 5 HNO3 ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तीर का निशान सैकेरिक अम्ल। प्रमाण है कि प्राथमिक अल्कोहल मौजूद है। नाइट्रिक अम्ल बहुत शक्तिशाली है। ये ऊपर के एल्डिहाइड और सबसे नीचे के प्राथमिक अल्कोहल दोनों को ऑक्सीकृत कर देता है। तो इन 5 जांचों के बाद जो तस्वीर बनती है वो पेज पर दी गई है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ग्लूकोज की खुली श्रृंखला का रासायनिक ढांचा। सबसे ऊपर एल्डिहाइड समूह है, उसके नीचे 4 कार्बन की सीधी कतार है। हाँ, और तीसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ तीसरे कार्बन पर OH बाईं तरफ है, बाकी सब में दाईं तरफ। और सबसे नीचे प्राथमिक अल्कोहल है। लेकिन पेज 4 बताता है कि विज्ञान में कहानी इतनी सीधी नहीं है। हेडिंग है चक्रीय संरचना डैश खुली श्रृंखला ग्लूकोज के सभी गुणों जैसे शिफ्ट परीक्षण न देना को नहीं समझा पाती डैश ग्लूकोज 6 सदस्यीय वलय बनाता है। पायरेनोज संरचना फ्रुक्टोज 5 सदस्यीय वलय बनाता है। फ्यूरेनोज संरचना। जब पुराना मॉडल फेल होता है तो नया सोचना पड़ता है। एल्डिहाइड हमेशा खुला नहीं रहता, वो मुड़कर एक अंगूठी या रिंग बन जाता है। 6 कोने वाली रिंग पायरेनोज है और 5 वाली फ्यूरेनोज। अच्छा, अब एक नोट बॉक्स है डैश D/L विन्यास। ये ग्लिसरल्डिहाइड के सापेक्ष संरचना बताता है। ध्रुवण घूर्णन से इसका कोई लेना देना नहीं है। डैश एनोमर C1 कार्बन पर OH की दिशा अलग होने से बने रूप अल्फा और बीटा एनोमर। हाँ, D और L से लोग सोचते हैं कि ये प्रकाश को मोड़ने की दिशा है, पर ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक नक्शा है। और एनोमर का मतलब है कि रिंग बनते समय पहले कार्बन का OH नीचे है यानी अल्फा, या ऊपर है यानी बीटा। और ये चित्र में बहुत साफ दिख रहा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की चक्रीय संरचनाएं। दोनों 6 कोनों वाली रिंग्स बिल्कुल जुड़वा हैं। बस पहले कार्बन पर फर्क है। जी, अल्फा रूप में OH नीचे लटका है और बीटा रूप में वही OH ऊपर की तरफ है। कमाल है। अब पेज 5 पर चलते हैं। परिभाषा है ग्लाइकोसिडिक बंध, जल का अणु निकलने के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच बना ऑक्साइड बंध। फिर क्विक फैक्ट्स हैं। सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज ब्रैकेट में इसे प्रतीप शर्करा भी कहते हैं क्योंकि जल अपघटन पर इसका घूर्णन बदल जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध वो रासायनिक गोंद है जो शर्कराओं को जोड़ता है, और सुक्रोज को प्रतीप शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि टूटने से पहले और बाद में इसके प्रकाश को मोड़ने की दिशा पूरी तरह पलट जाती है। आगे लिखा है लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, स्टार्च पौधों में ऊर्जा का मुख्य भंडार, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, और सेल्यूलोज
पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है। ये पौधों की बात हुई, पर जानवरों के लिए भी एक फैक्ट बॉक्स है। हाँ, फैक्ट बॉक्स में है जंतु स्टार्च। ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च कहते हैं। यह जानवरों के यकृत, मांसपेशियों और मस्तिष्क में जमा रहता है। जैसे पौधे स्टार्च जमा करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में रिजर्व टैंक की तरह जमा कर लेता है। बिल्कुल। अब पेज 6 पर आते हैं। प्रोटीन और एमिनो अम्ल। डैश प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए सबसे जरूरी है। डैश एमिनो अम्ल में 2 समूह होते हैं, एमिनो जो क्षारीय है और कार्बोक्सिल जो अम्लीय है। अगर प्रोटीन पूरी इमारत है तो एमिनो अम्ल उसकी ईंटें हैं, और हर ईंट में एक अम्लीय और एक क्षारीय सिरा होता है। वर्गीकरण भी है। आवश्यक, जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, भोजन से लेना जरूरी है। अनावश्यक, जो शरीर खुद बना सकता है। इसके नीचे वेरी इंपॉर्टेंट नोट बॉक्स है। ज्विटर आयन। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल अपना प्रोटॉन छोड़ता है और एमिनो उसे ग्रहण करता है। इससे एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों आवेश होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तंत्र है। एक ही अणु के अंदर लेन देन हो जाता है। इसका चित्र भी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ज्विटर आयन बनने की प्रक्रिया। बाईं ओर सामान्य एमिनो अम्ल है, बीच में एक घुमावदार तीर है जो प्रोटॉन को अम्लीय समूह से क्षारीय समूह की तरफ ले जा रहा है। दाईं ओर परिणामी आयन है जिसमें ऑक्सीजन पर माइनस और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। पेज 7 पर आते हैं। डैश पेप्टाइड बंध। 2 एमिनो अम्लों के बीच बंध। आकार के आधार पर 2 प्रकार हैं, रेशेदार, जल में अघुलनशील जैसे केराटिन, और गोलीकार, जल में घुलनशील जैसे इंसुलिन। हाँ, और इनकी संरचना के 4 स्तर होते हैं ना? जी, मैं पढ़ता हूं। 1 प्राथमिक, एमिनो अम्लों का सीधा क्रम। 2 द्वितीयक, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। 3 तृतीयक, द्वितीयक संरचना का और अधिक मुड़ना। 4 चतुष्क, कई श्रृंखलाओं का एक साथ जुड़ना। इसे समझना आसान है। प्राथमिक एकदम मोतियों की माला है, द्वितीयक में वो स्प्रिंग या तह बन जाती है, तृतीयक ऊन के उलझे गोले जैसा है, और चतुष्क में कई गोले जुड़ जाते हैं। एक एक्टिविटी बॉक्स भी है, विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन। तापमान या पीएच बदलने पर प्रोटीन की जैविक सक्रियता खत्म हो जाती है, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, लेकिन प्राथमिक संरचना सुरक्षित रहती है। उदाहरण, अंडे को उबालना। बिल्कुल, अंडे को उबालने पर गर्मी से वो ऊन के गोले खुल जाते हैं और सफेदी ठोस हो जाती है, पर मोतियों की मूल माला नहीं टूटती। चित्र इसे और साफ कर रहा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है प्रोटीन की संरचनाएं। ऊपर हरे रंग की स्प्रिंग जैसी अल्फा हेलिक्स है और कागज की तहों जैसी बीटा प्लेटेड शीट। नीचे एक पैन में अंडा पकता दिख रहा है। शानदार। अब पेज 8 पर एंजाइम की बारी है। डैश एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं। डैश लगभग सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। डैश ये बहुत विशिष्ट होते हैं, लॉक एन की मॉडल। डैश नामकरण में अंत में एस लगाया जाता है, जैसे माल्टेज। एंजाइम प्रतिक्रियाओं को लाखों गुना तेज करते हैं और हर ताले की एक ही चाबी होती है। वैसे ही हर काम का एक विशेष एंजाइम होता है। नोट बॉक्स में लिखा है कि ये काम कैसे करते हैं। रासायनिक उत्प्रेरक की तरह एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सुक्रोज का उदाहरण है, जहां ऊर्जा 6.22 से घटकर 2.15 रह जाती है। इसे दीवार फांदने की तरह सोचें। एंजाइम उस दीवार की ऊंचाई ही कम कर देते हैं जिससे प्रतिक्रिया झटपट हो जाती है। इसके चित्र का भी वर्णन कर दीजिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है लॉक एंड की मॉडल। एक बड़ा नीला एंजाइम है जिसमें एक खांचा है, ऊपर एक पीला सबस्ट्रेट है जो बिल्कुल उस खांचे के आकार का है। अगले कदम में वो एकदम फिट हो जाता है और फिर टूटकर 2 उत्पादों में बदल जाता है। अब पेज 9, विटामिन। परिभाषा, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता। प्रकार, वसा में विले ए, डी, ई, के और जल में विले बी और सी। जो फैट में घुलते हैं वो लिवर में जमा हो सकते हैं, पर पानी में घुलने वाले शरीर में नहीं रुकते। इसीलिए फैक्ट बॉक्स कहता है कि विटामिन सी को रोज लेना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। बिल्कुल तार्किक बात है। और चित्र में इसे याद रखने का तरीका है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बाईं तरफ पीले रंग की तेल की बूंद है,
जिसमें ADEK लिखा है और दाईं तरफ नीले पानी की बूंद है जिसमें B और C लिखा है। अब पेज 10 पर एक चीट शीट है, हम मिलकर पढ़ते हैं। विटामिन ए, रतौंधी, आंख का कठोर होना। ये आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B1, बेरी बेरी, भूख कम लगना। विटामिन B2, खिलोसिस, मुंह और होंठ फटना। होंठों का फटना सीधे B2 की कमी दिखाता है। विटामिन B6, ऐंठन। विटामिन B12, प्रणाशी रक्ताल्पता। B12 खून बनाने में अहम है। विटामिन C, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। विटामिन D, रिकेट्स, बच्चों की हड्डियां मुड़ना। बिना D के शरीर कैल्शियम नहीं सोख सकता। विटामिन E, मांसपेशियों की कमजोरी। और विटामिन K, रक्त का थक्का जमने में ज्यादा समय लगना। चोट लगने पर खून रोकने के लिए विटामिन K बहुत जरूरी है। चलिए अब पेज 11, न्यूक्लिक अम्ल डैश काम, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना डैश। ये न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला होते हैं। इसके 3 भाग हैं, पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षारक। यही वो ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे। नोट बॉक्स में बड़ा अच्छा अंतर है। डैश न्यूक्लियोसाइड बराबर शर्करा प्लस क्षारक, डैश न्यूक्लियोटाइड बराबर शर्करा प्लस क्षारक प्लस फॉस्फेट। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं। हाँ, बस फॉस्फेट जुड़ने की देर है और साइड टाइड बन जाता है। इसका ब्लॉक डायग्राम भी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ऊपर हरे रंग की शर्करा और नीले रंग का क्षारक जुड़ा है जिसे न्यूक्लियोसाइड लिखा है। नीचे इनके साथ एक बैंगनी रंग का फॉस्फेट गोला जुड़ गया है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा गया है। पेज 12 पर डीएनए की संरचना है। डैश डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना। डैश 4 क्षारक होते हैं, A, G, C और T। डैश दोनों श्रृंखलाएं पूरक होती हैं, A बराबर T और C ट्रिपल बॉन्ड G। डैश कोशिका विभाजन के समय डीएनए स्वप्रतिकृतिकरण करता है। A हमेशा T के साथ जुड़ेगा और C हमेशा G के साथ। इसी सख्त नियम से डीएनए अपनी हूबहू कॉपी बना पाता है। फैक्ट बॉक्स में वॉटसन और क्रिक का जिक्र है जिन्हें 1953 के इस मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है वो प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल। CD के डंडे अलग रंगों में AT और CG की बेस पेयरिंग दिखा रहे हैं। पेज 13 पर आरएनए है। डैश आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। डैश 3 प्रकार हैं, mRNA, rRNA और tRNA। साथ ही एक्टिविटी बॉक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग हैं, अपराध विज्ञान, पितृत्व परीक्षण और मृतकों की पहचान। जैसे हमारी उंगलियों के निशान दुनिया में किसी से नहीं मिलते, वैसे ही डीएनए कोड भी अनोखा है। चित्र इसे बखूबी दर्शाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक नीले रंग का डीएनए स्ट्रैंड जिसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है। उसमें फिंगरप्रिंट की छाप उभर रही है। अब पेज 14, हार्मोन। डैश अंतस्त्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। डैश इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है और एपिनेफ्रिन तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ये शरीर के वाईफाई सिग्नल की तरह है। नोट बॉक्स में थायरॉक्सिन है जो आयोडीन युक्त होता है। इसकी कमी से आलस्य और अधिकता से अति सक्रियता होती है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है मानव शरीर में थायराइड, एड्रीनल और पैंक्रियास ग्रंथियों की लोकेशन। अंत में पेज 15 पर अध्याय का सारांश है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य बिंदु दोहराए गए हैं। ये पूरे जीवन का एक शानदार निचोड़ है। और एक गर्व करने वाला फैक्ट बॉक्स भी है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को 1968 में आनुवंशिक कोड डिकोड करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सोने का बना हुआ नोबेल पुरस्कार का पदक। इसी के साथ हमारा ये लाइन दर लाइन विश्लेषण पूरा होता है। दोस्तों, हमारे पास NCERT, NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।